नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है और इस वक्त की दो बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको बता दें, कुछ देर में उत्तराखंड के अगले सीएम शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है राजभवन में। और दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा में हाई वोल्टेज बहस जारी है। अविश्वास मत जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, उस पर वोटिंग होने जा रही है थोड़ी देर में। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक शेर पढ़ा और वो शेर था, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह सलाह दी कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आप हर 6 महीने पर लाया कीजिए तो बेहतर होगा। भूमि अधिग्रहण की बात बहुत, इसमें चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, आलोचनाएं भी एक दूसरे के हम पहले करते रहे हैं। इस विषय को मैं ज्यादा ना करके इतना मैं कहता हूं कि हमने किसान की मर्जी से जमीन लेने के लिए ई पोर्टल, ई भूमि, ये वेब पोर्टल बनाया है कि किसान अपनी मर्जी की कीमत भर दे, बाद में नेगोशिएशन करके जो उसको जचता है। तीरथ सिंह रावत शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। और उत्तराखंड में क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद, अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की कमान संभालेंगे बतौर मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर का अग्निपथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। हालांकि माना यह जा रहा है, अगर आप हरियाणा विधानसभा के अंगगणित पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहां पर सहयोगी जेजेपी पूरी तरह से सरकार के साथ अभी भी खड़ी हुई है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में विधायकों की नाराजगी के बाद बीजेपी को नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इस्तीफा दिया। आज तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो तीरथ सिंह रावत वैसे गढ़वाल से सांसद हैं और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद विधायक दल का उन्हें नेता चुना गया और अब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी पहुंच चुकी हैं और वो तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगी। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस कदम के जरिए बीजेपी के उत्तराखंड के विधायकों की नाराजगी दूर करने का काम किया है, क्योंकि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के पास शिकायतें पहुंच रही थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की और बीजेपी आलाकमान और बीजेपी के तमाम उत्तराखंड से जुड़े दिग्गज नेता ये मान रहे थे कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ में ही कमान रहती है उत्तराखंड की, तो 1 साल बाद जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने उसमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को। लिहाजा हालात को भांपते हुए और नाराज विधायकों की सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया। चुनाव से 1 साल पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है। एक टीआरएस गए और दूसरे टीआरएस आए हैं। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और इस वक्त उनका शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के संविधान और विधि के अनुसार मोबाइल में मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन से नए टीएसआर ने कमान संभाल ली है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं तीरथ सिंह रावत। फिलहाल गढ़वाल से सांसद हैं तीरथ सिंह रावत और अब बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। एक लंबा अनुभव राजनीति में उनका रहा है, संघ परिवार से जुड़े रहे, संघ के कैडर से इनका ताल्लुक रहा। इसके अलावा आप याद कीजिए उत्तराखंड में जो पहली सरकार बनी थी, उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद साल 2000 में, तो उस सरकार में भी बतौर शिक्षा मंत्री इन्होंने जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष भी रहे और अब उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक टीएसआर गए और दूसरे टीएसआर आ गए। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है चुनाव से एक साल पहले नेतृत्व परिवर्तन का, इसका आने वाले चुनाव में फायदा होगा? दिग्गज क्या मान रहे हैं राजनीति के? देखिए, पार्टी की कोशिश तो यही है कि जो असंतोष था या विधायकों को लेकर जो परेशानी थी मुख्यमंत्रियों के साथ, उस परेशानी को दूर करने के लिए एक नए चेहरे को मैदान में लाया गया है। पार्टी ने ये एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है कि झारखंड और राजस्थान को ध्यान में रखते हुए किया है, जहां पे कि उनको ऐसा लगता है कि लोगों में असंतुष्टि नहीं थी लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर परेशानी थी, इसकी वजह से वो चुनाव हारे। ये गलती उत्तराखंड में न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा पार्टी के कुछ सूत्र बताते हैं। लेकिन बड़ा सवाल घूम फिर के समीर वही आ जाता है कि विधायकों को साधने में, एक साथ लेकर चलने में कितने कामयाब हो पाएंगे तीरथ सिंह रावत। बताया यह भी जाता है कि चूंकि वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनीति का उनका एक लंबा अनुभव है। और दूसरी तरफ अगर विधानसभा की बात करें तो 2017 में जब उनका टिकट कटा था उसके बाद भी उन्होंने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया था। पार्टी के एक अनुशासित सिपाही की तरह खड़े रहे थे और उनकी जगह सतपाल महाराज को टिकट दे दिया गया था जो अभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। लेकिन उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे और उसके बाद उनको लोकसभा का टिकट दिया गया जब वो लोकसभा जीत के आए। और आज स्थिति ये है कि उसी जगह से अब ये विधानसभा जहां से टिकट नहीं मिला था उस पूरे सूबे के मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ऐसा लगता है कि एक अनुशासित सिपाही है और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी गुट में नहीं है। अगर समीर उत्तराखंड के बड़े नेताओं की बात करें तो अनिल बनूली हैं या फिर रमेश भट्ट हैं, सॉरी माफ कीजिएगा अजय भट्ट हैं या फिर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इस तरह से कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन चेहरों के बारे में बताया जाता है कि उनके अलग अलग गुट हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति पार्टी ने चुना है जो किसी भी गुट से संबंधित नहीं है और जिसका अपना एक स्ट्रेचर रहा है। इसके अलावा पार्टी ने इनको अगर बाहर की भी जिम्मेवारी दी, मसलन हिमाचल प्रदेश का इनको प्रभारी बनाया, बिल्कुल, और इसी का फल मिला है। प्रदीप सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी। अब देखिए, किसी विधायक को मौका नहीं मिला, बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन पौड़ी गढ़वाल के एक सांसद को मौका मिला है, उन्हें उत्तराखंड का सीएम बनाया गया है। क्या आपको लगता है बीजेपी इस कदम के जरिए भविष्य की राजनीति के संकेत दे रही है उत्तराखंड में? भविष्य की राजनीति से मतलब 2022 के आगे की राजनीति के संकेत? बिल्कुल समीर जी, आप ठीक कह रहे हैं। 2022 के आगे की उत्तराखंड की राजनीति ही नहीं, देश भर में बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी एक संदेश है। अगर आप विधायकों की नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ताओं
की नहीं सुनेंगे, पार्टी की सारी मेहनत कर देंगे अपने व्यवहार। ठीक है प्रदीप जी आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं इसे दुरुस्त करा लेता हूं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन कुमार ये बताइए कि अब नेतृत्व परिवर्तन तो हो गया, सीएम नए आ गए, एक टीएसआर गए, दूसरे आ गए, अब मंत्रिमंडल जो है वो दोबारा फॉर्म किया जाएगा, तमाम मंत्रीगण जो हैं वो चेहरे सेम रहेंगे या उनमें भी बदलाव किया जा सकता है, क्या खबरें हैं? आए हैं और आज उनका शपथ ग्रहण का आयोजन भी हो गया। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बना है, उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें और जो डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में पार्टी ने खड़ा किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आधार बनाया है 4 साल में, उसमें एक भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनना है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। आज एक ही शपथ हुआ है और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे, इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या संभावना है पुराने में चेंज करेंगे? अब क्या संभावना है क्या नहीं है, 1-2 दिन विचार के लिए समय लिया है और 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को हम सुन रहे थे। उत्तराखंड में विधायकों की नाराजगी दूर करने का जिम्मा एक तरह से रमन सिंह को सौंपा गया था। चंद उन नेताओं में से थे जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी और वो कह रहे हैं कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे सामने आएंगे ये भी पता चल जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। प्रदीप सिंह जी से हमारा संपर्क एक बार फिर जुड़ गया है। प्रदीप जी, आप बता रहे थे कि इसमें भविष्य की राजनीति की झलक कैसे मिल रही है बीजेपी के इस फैसले में? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे थे कि 2022 के बाद की राजनीति पर ध्यान रखा गया उत्तराखंड की, बिल्कुल सही है, लेकिन ये मामला उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं सबके लिए एक संदेश है। अच्छा, अगर आप कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे, अगर आप विधायकों की नहीं सुनेंगे और आपके व्यवहार के कारण, आपकी अकुशलता के कारण पार्टी को नुकसान होगा तो पार्टी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप तैयार रहिए इस बात के लिए कि आपको से हटाया जा सकता है। एक बार शपथ दिलाने का ये मतलब नहीं है कि 5 साल तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे। राजस्थान और झारखंड में पार्टी ने ऐसा नहीं किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक संदेश उससे ये गया था राजस्थान और झारखंड से कि एक बार शपथ दिला दी गई तो पार्टी हाईकमान फिर नेतृत्व परिवर्तन करता नहीं है, 5 साल देता है। वो नीति जो है राष्ट्रीय स्तर पर बदल दी गई है। तीरथ सिंह रावत के जरिए केवल उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड से बाहर भी पार्टी के नेताओं को, खासतौर से मुख्यमंत्रियों को ये संदेश है कि कार्यकर्ता, विधायक ये आपकी प्राथमिकता है। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देते, इनकी बातें नहीं सुनते हैं, आपका पद पर बने रहना बहुत कठिन है। बिल्कुल। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये बताइए कि वहां पर खबरें क्या हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरों को लेकर क्या खबर है? और दूसरा, प्रदीप सिंह जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके आसार ज्यादा हैं? यानी अगले साल जब चुनाव हो तो पार्टी तीरथ सिंह रावत के चेहरे को आगे करके उत्तराखंड में चुनाव लड़े, क्या इसके भी आसार हैं? देखिए, निश्चित रूप से पहले सवाल का जवाब दे दूं। जहां तक नए मंत्रियों की बात है तो ये बड़ा सवाल है कि पुरानी कैबिनेट को क्या फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि पुरानी कैबिनेट को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। अच्छा। आज अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आपने देखा होगा समीर, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, तीरथ सिंह रावत ने। इसके अलावा किसी भी पुराने मंत्री को शपथ नहीं दिलवाया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो मंत्रिमंडल है उस पर सस्पेंस बरकरार है। और जैसा कि रमन सिंह जो यहाँ के प्रभारी हैं वो कह रहे थे कि उस पर भी 1-2 दिन में फैसला ले लिया जाएगा। मतलब साफ है कि उसमें रद्दोबदल की गुंजाइश पूरी तरह है।
शायद यही वजह है कि अभी से ही नहीं बल्कि 2 दिन पहले से कुछ मंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि लिस्ट तो दिल्ली से बन के ही आनी है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कि अगले विधानसभा चुनाव की बात करें, उसमें चेहरा कौन होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप कुमार, से एक अगर मिनट के लिए आपको इस वक्त रोक रहा हूं, क्योंकि बड़ी खबर यह आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है। उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर अब से चंद पलों पहले शपथ ली है तीरथ सिंह रावत ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का नया सीएम बनने पर तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है। पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, और उन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और माना यह जा रहा है कि अपने इस कदम के जरिए चुनाव से 1 साल पहले विधायकों की नाराजगी दूर करने की यह बड़ी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। और आइए अब रुख करते हैं उत्तराखंड से सीधे हरियाणा, आपको लिए चलते हैं। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से डर नहीं लगता, यह कहा मनोहर लाल खट्टर ने। अविश्वास कांग्रेस की संस्कृति रही है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस को धन्यवाद। मनोहर लाल खट्टर ने ये सारी बातें अपने संबोधन में कही, और यहां तक कह दिया कि कांग्रेस हर 6 महीने में ऐसे प्रस्ताव लेकर आए और रिकॉर्ड बनाए। वो ये चाहेंगे। कांग्रेस दरअसल मृग तृष्णा में जी रही है। ये तमाम बातें मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में आज कही है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो यह अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी भी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहां हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है। क्या चाको, पीसी चाको अभी अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता हैं। इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम, बकरी चबा गई, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में कि बकरी शेर खा गई। तो मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये कहते हुए मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस साफ बता रहा है मोहित कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो भी बॉडी लैंग्वेज है इस वक्त सीएम मनोहर लाल खट्टर की, और जिस तरह से वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बैठे रहे, हर व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ बोला विपक्ष का, उसको उन्होंने ध्यान से सुना और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी अब स्पीच तैयार की है। वो हर बात का जवाब दे रहे हैं, और 5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। 2 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया था कि 2 घंटे ये चर्चा चलेगी, लेकिन 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। सदन में चर्चा चल रही है। अब सीएम मनोहर लाल खट्टर जब अपनी बात रख देंगे, उसके बाद हेड काउंट होगा, और हेड काउंट में कहीं ना कहीं सरकार ये मानकर चल रही है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन और उनके साथ जो 5 निर्दलीय हैं, वो ये जो परीक्षा है अविश्वास प्रस्ताव की, उसको पास करने में कामयाब रहेंगे। हालांकि अभी भी जेजेपी के 2 से 3 ऐसे विधायक हैं जो कि किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दोहरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम किसानों के तो साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं सदन में रहकर उनकी बात उठाना। अगर हम जेजेपी ने जो व्हिप जारी किया है उसके खिलाफ गए तो हमारी सदस्यता रद्द हो सकती है। सदन से बाहर आने के बाद हम किसानों की क्या बात करेंगे, ये दलील उनकी तरफ से दी जा रही है। कई जेजेपी के विधायक ये बात भी कह रहे हैं कि वो मोहित, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट से हमें रूबरू कराने के लिए। तो बहुत सारी सियासी हलचल आज की बड़ी खबरें हैं। अब हम सीधे रुख करेंगे बंगाल का, क्योंकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले रोड शो के जरिए ममता बनर्जी ने अपनी ताकत दिखाई। हल्दिया में ममता के रोड शो में मौजूद रहे हजारों टीएमसी कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल जब किया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और नामांकन दाखिल करने से पहले शिव मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की ममता बनर्जी ने, और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए एक रोड शो निकाला, और फिर नामांकन करने के लिए गई ममता बनर्जी।
और बंगाल की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा तौसीफ अहमद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन टीएमसी के बड़े सपोर्टर हैं, और प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं। तौसीफ, पहला सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि नंदीग्राम का संग्राम, नंदीग्राम क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मुकाबला बन चुका है बंगाल विधानसभा चुनाव का, क्या आप मानते हैं शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक बड़ी चुनौती आप लोगों को मिल रही है इस बार? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ही थे जो 81,000 वोटों से जीत कर आए थे पिछले विधानसभा चुनावों में। नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में जीत तृणमूल की हुई थी, ममता बनर्जी की जीत हुई थी। ममता बनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी जी, और आज वही शुभेंदु अधिकारी जो पिछली दफा ममता बनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आज उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसमें फैसला जो है नंदीग्राम की जनता को लेना है। आज ममता बनर्जी ने पुराने इतिहास को दोहराया, लोगों को याद दिलाया कि 26 दिन तक वो भूख हड़ताल की थी, 14 दिन तक वो बैठी हुई थी धरना में, इसी किसान मूवमेंट को लेकर के, जो सिंगूर और नंदीग्राम का जो किसान मूवमेंट था। और उनके बहुत दिनों से उनका इच्छा था कि क्योंकि वो उनका सारा जो है राजनीतिक सफर सत्ता में आने का उसी संघ मूवमेंट को लेकर के था, तो उनका बहुत दिनों से इच्छा था कि वो सिंगूर या नंदीग्राम से चुनाव लड़ें, और इस दफा मौका मिला है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़े, तो इसलिए वो नंदीग्राम आई है। एक आम नागरिक की तरह, कोई चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं, आम नागरिक की तरह वो आई है। अपना उन्होंने पत्र भरा है और लोगों से वोट की अपील मांग रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद आज भी ममता बनर्जी के साथ है, और ये बात बीजेपी वाले। ठीक है, तौसीफ अहमद खान साहब, प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, एक तो चुनौती कितनी बड़ी है इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर नेता ये तो कह रहा है कि भाई हम चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान नहीं करते, लेकिन हिंदू मुसलमान हो रहा है जमकर। यहां तक कि ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, तो उसमें मंत्रोच्चारण कैसे किया, कैसे नहीं किया, यह भी एक चुनावी मुद्दा है। देखिए, बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति जो है और हमारा धर्म जो है, तो अपने धर्म की जो चीज होती है, जिनके लिए हम आस्था रखते हैं, मान्यता रखते हैं, वो इस तरह से स्टेज पर खड़े होकर के नुमाइश करने की चीज नहीं। हमारा धर्म हमें ये इजाजत नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को आज इतने सालों बाद याद आया कि चंडी पाठ करना चाहिए। हालांकि मैंने तो उन्हें सिर्फ कलमा पढ़ते सुना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो वो बोलती आएंगी, लेकिन आज अचानक उनको लगा कि अब चुनाव के लिए चंडी पाठ भी करने पड़ेंगे। करिए, जरूर करिए, मगर उच्चारण तो सही रखिए, और अगर वो नहीं आता तो मत करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको ये साबित क्यों करना है कि आप हिंदू हैं? इतने सालों में आपको दरकार नहीं पड़ी, आज अचानक आपको दरकार पड़ रही है, और आरोप भाजपा पर लगाती है कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। ये तो आप खुद बता रही हैं। खैर, इन सारी बातों को आपके चुनावी मंचों से, प्रियंका जी, आपके चुनावी मंचों से भी जय श्री राम हरे कृष्णा के नारे लग रहे हैं, मतलब धार्मिक नारों का फिर चुनावी सभाओं में क्या काम? किसी पाठ को कहना, किसी पाठ का पूरा उल्लेख करना, और वो भी एक ऐसे मंच से जहां पर वो गलत बोल रही हैं। हाँ। उनके उच्चारण गलत है। हाँ। संस्कृत उनकी गलत है। चलिए, हाँ। मैंने आपसे कहा, मैं इस बात को भी परे रख दे रही हूँ। मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हर किसी को अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म के लिए अपनी आस्था जताए। हाँ। आज उनका हिंदू जाग गए, हमें खुशी है इस बात की कि हम उनके किसी काम तो आए। लेकिन दूसरी बात यहाँ है, जब यहाँ करेज की बात करेंगे, जब यहाँ आंकड़ों की बात करेंगे कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर से अपना पीछा क्यों छुटाया और नंदीग्राम को क्यों चुना। भवानीपुर से पीछा क्यों छुटाया, ये बात हम सभी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने गणित लगा करके देखा कि वहां की जो जनता है, उससे वो लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन में 5 वार्डों से हारी थी। इसीलिए उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि वहां पर जो कम्युनिटी है वो है मारवाड़ीज की और हिंदू कम्युनिटी एंड बंगाली कम्युनिटी, जो कि उनका साथ नहीं देंगी, वो हारेंगी। चलिए, ठीक है प्रियंका जी, मैं समझ गया। आप दोनों की राय मैंने ले लिया। प्रदीप सिंह साहब और अभिषेक उपाध्याय का मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले नामांकन के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान क्या था, यह सुना दें। नंदीग्राम की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। ममता बनर्जी ने यह कहा कि नंदीग्राम की जनता का प्यार और भरोसा इस बार भी मेरे साथ होगा। नंदीग्राम के लोगों ने आंदोलन के समय से मेरा साथ दिया है। नंदीग्राम मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी के लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा।
लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। तो जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था, बहुत सारे लीडर है मिदनापुर का, तो वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। और अभिषेक उपाध्याय का हम सीधे रुख करते हैं। नंदीग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। आंदोलन के वक्त की याद दिला रही हैं ममता बनर्जी और शायद बताने की कोशिश ये कि शुभेंदु अधिकारी से कहीं कोई टक्कर है नहीं। नंदीग्राम की नेता ममता बनर्जी हैं। देखिए, ममता बनर्जी को इस बात का एहसास है कि नंदीग्राम पे बहुत कुछ दांव पर है, इसलिए वो वही सारी बातें कर रही हैं जिससे कि नंदीग्राम में उनके लिए जो सेंटिमेंट्स रहा है वो फिर से उभर सके। वो जो शुभेंदु अधिकारी के साथ लोग चले गए हैं वो लौट सकें। और उनके लिए महत्वपूर्ण है, इससे समझिए वो यहाँ पर उनका आज नॉमिनेशन था, वो कल भी यहाँ पर आई, आज यहाँ पर उन्होंने दर्शन किया शिव मंदिर में, कल फिर शिवरात्रि के दिन यहाँ पर उनके आने का प्रोग्राम है। अच्छा। तो वो, और उन्होंने घर तो ले लिया है, तो वो नंदीग्राम से एकदम नंदीग्राम को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। उनको ये मालूम है कि ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है, इसका उनको अंदाजा है, इसका अंदाजा उनके काडर को भी है। और इसीलिए, और ये भी उनको पता है कि अगर नंदीग्राम में कुछ उलटफेर बाय द वे खुदा न खास्ता अगर हो गया तो इसका असर बहुत ही लंबा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वो कोई भी एक भी आप समझ लीजिए विकल्प वो छोड़ नहीं सकती हैं। वो इमोशनल विकल्प होगा, वो काडर का विकल्प होगा, वो कूटनीति और राजनीति का विकल्प होगा, सारे विकल्प यहाँ पर आजमाएंगे और यहाँ दिखाई भी दे रहा है। समीर, प्रदीप सिंह जी, मानते हैं आप ये बड़ी चुनौती मोल ले ली है ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से जो लड़ने जा रही हैं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ? क्योंकि एक तो शुभेंदु अधिकारी 2016 में भले ही टीएमसी से सही लेकिन 81,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे और ये पूरा मेदिनीपुर का इलाका अधिकारी बंधुओं का गढ़ माना जाता है। ये समिति पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखिए तो बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है, ममता बनर्जी फॉलो कर रही है। हाँ। सवाल ये है कि अगर वो भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से लड़ती, भवानीपुर जो उनकी ट्रेडिशनल सीट है वहां से भी लड़ती है और यहाँ से भी, तो माना जाता है कि वो चुनौती स्वीकार करके आएंगे और शुभेंदु अधिकारी को जो है उन्होंने जो धोखा दिया उसका जवाब देने के लिए, लेकिन वो भवानीपुर छोड़कर आई। दूसरी बात सही है कि उन्होंने संघर्ष किया नंदीग्राम में, 24 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठी, लेकिन उसके बाद भूल गई सत्ता में आने के बाद नंदीग्राम। उसके बाद उन्होंने क्या किया? शुभेंदु अधिकारी वहां से विधायक हैं, लोगों के लगातार संपर्क में रहे हैं, एक बात। दूसरा, बीजेपी लगातार उनको कह रही कि हिंदू विरोधी है, वो अपने हिंदू होने का प्रमाण देती जा रही है। ये बात जो है वो लोगों के गले थोड़ा कम उतरती है। आपको ये प्रमाण, अगर आप हिंदू हैं, आपकी मान्यता है हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की, उसका आपको सार्वजनिक रूप से प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आपके आचरण से, व्यवहार से, लगातार आप सार्वजनिक जीवन में है, लोग देखते हैं, आपको जानते हैं कि आपका क्या व्यवहार है, उससे होती है चीजें। चुनाव के समय अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं, आपने देखा है राहुल गांधी ने जो मंदिर यात्रा की चुनाव के समय, उसका क्या नतीजा हुआ? चुनावी ये जो तीर्थ यात्रा होती है वो वोट में नहीं बदलती। ठीक है, ये एक अहम बात आप कर रहे हैं। और नंदीग्राम, क्योंकि सबसे तगड़ा मुकाबला बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में होना है। क्यों अहम है नंदीग्राम, ये जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार नंदीग्राम क्यों इतना अहम हो गया है। 13 साल पहले नंदीग्राम आंदोलन से दरअसल टीएमसी सत्ता में पहुंची, यानी नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ उसने ममता बनर्जी को सूबे की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, अहम रोल अदा किया। 13 साल पहले नंदीग्राम आंदोलन ने कितनी अहम भूमिका निभाई है टीएमसी के लिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। नंदीग्राम में लेफ्ट के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उससे टीएमसी को सत्ता मिली, ममता बनर्जी का कद इतना ज्यादा बढ़ा। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी के परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है और शुभेंदु अधिकारी ही टीएमसी के टिकट पर 2016 में यहां से जीत कर आए थे। सीपीआई के कैंडिडेट को मुझे याद आता है उन्होंने 81,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसीलिए सबसे दिलचस्प मुकाबला, कांटे की टक्कर इस बार बंगाल की नंदीग्राम में नजर आएगी। शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। और
बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी के मंत्र पाठ पर शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाए। गलत मंत्र पढ़कर ममता ने संस्कृति का अपमान किया है, हिंदू संस्कृति का अपमान किया है। योगी जी आए और बताएं कि मंत्र कैसे पढ़ता है। ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, मैं हर शिवरात्रि यहां आता हूं, ममता पहली बार आई हैं, अगली बार पूजा करने नहीं आएंगी ममता बनर्जी। ये सारी बातें शुभेंदु अधिकारी ने हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ खास बातचीत में की हैं। सुनिए। क्यों रो रही है? रो क्यों रही है? इमोशनल बहुत दिन बाद बोला। घर ले जाना चाहती हैं आप? अरे नहीं, बहुत दिन बाद बोला। एक काल के देखा शिवरात्रि नंदी सोना चुना देखा। चलो शिव मंदिर। लेकिन आपने योगी जी का तो नाम लिया, आप चाहते हैं इसलिए सही मंत्र सुनने के लिए। सही मंत्र? हाँ, योगी जी समझा। ममता बनर्जी भूल मंत्र, गलत मंत्र बोल रहा है, इसलिए योगी जी आएगा तो सही मंत्र सुन। आप चाहते हैं वो आए? आप चाहते हैं योगी जी आए? अरे भाई, सही मंत्र सुनने के लिए योगी जी को आना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला। इसमें कोई प्रोग्राम के लिए वो तो योगी जी का मर्जी, पार्टी है, बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है। कहाँ कौन जाएगा, कैसे कैंपेन होगा, बीजेपी। पर आप शिवरात्रि में कल 3 मंदिर जाएंगे, 3-4 मंदिर आप जाएंगे? अरे भाई, एवरी ईयर आई केम हियर। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। 10 साल मैं इधर पानी और शिवरात्रि महादेव के चरण में सब करता हूँ। और इस बार ममता दीदी भी आ रही है? पहले इस बार आया, पिछले बार नहीं आई थी, अगले बार भी नहीं आई। बीजेपी ट्वीट कर रही है कि कलमा, बीजेपी ट्वीट कर रही है कि कलमा पढ़ती रही है, जो ट्वीट किया बीजेपी। वोट के लिए। तो रोड शो के दौरान अभिषेक उपाध्याय ने बातचीत की शुभेंदु अधिकारी से, और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी गलत तरीके से मंत्रोच्चारण कर रही हैं। मंत्र कैसे सही तरीके से पढ़े जाते हैं, वो चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ नंदीग्राम आए, चुनाव प्रचार भी करें और बताएं भी ममता दीदी को कि मंत्रोच्चारण सही तरीके से कैसे किया जाता है। बहरहाल, नंदीग्राम का वोट गणित क्या है, ये जरा अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नंदीग्राम का वोट गणित ये रहा। कुल मतदाता जो हैं वो हैं 2,13,000 और इसमें हिंदू मतदाता जो हैं वो हैं 1,51,000 और मुस्लिम मतदाता 62,000 हैं। यानी अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक 30% है और हिंदू वोट बैंक 70% है। अब कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी इसी वजह से यहां पर आई हैं क्योंकि वो ये मानकर चल रही हैं कि ये 30% वोट बैंक जो है उनके साथ इंटैक्ट है, ये कहीं जाने वाला है नहीं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश क्या है? बीजेपी की कोशिश ये है कि ये जो 70% वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, इसे किसी तरह से कंसोलिडेट किया जा सके। कुल मिलाकर यह समीकरण नंदीग्राम के बनते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रियंका टिब्रेवाल क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। प्रियंका जी, क्या इसी वजह से कोशिश यह बताने की ज्यादा हो रही है इन चुनावों में कि कौन बड़ा हिंदू है? हम ये कोशिश कर ही नहीं रहे क्योंकि पश्चिम बंगाल ने ये बात समझ ली है बहुत पहले और पश्चिम बंगाल के लोगों ने ही इस बात को समझाया है कि ममता बनर्जी हिंदू होते हुए हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी थी। 10 वर्षों में उन्होंने सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट किया। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, ये मैंने नहीं कहा, ये ममता बनर्जी ने खुद स्टेज से खड़े होकर के कहा है कि 70% वोट जो है बीजेपी ले जाएगा, 30% जो है MIM और ISF ले जाएगा, तो हम क्या खाएंगे, कच्चा कोला। इसका मतलब ममता बनर्जी खुद जान गई हैं कि जिस 30% का उनको इतना कॉन्फिडेंस था, अब तो उन्होंने ही लात दे मारी है टीएमसी को, तो अब मिलेगा क्या, क्या हासिल होगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हिंदू बोल करके, बंगाली बोल करके कुछ नहीं, ये 70% जो लोग हैं ये वहां के वो किसान हैं जिनसे ममता बनर्जी ने झूठे वायदे किए थे, उनको धोखा दिया, विश्वासघात किया। मैं कहती हूँ उन शहीद किसानों के परिवार का क्या दोष था? ममता बनर्जी जिनकी लाशों पर खड़ी होकर के सत्ता में आई, सत्ता हासिल की और आखिरकार टीएमसी में किसको शामिल किया? उस इंसान को जिसके ऊपर आरोप था गोली चलाने का उन लोगों पर, उस सत्यजीत बंदोपाध्याय को जो IPS था, जिसने सीपीएम के राज में उन 14 लड़कों पर गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था, उसको ममता बनर्जी ने कहां शामिल किया? टीएमसी में। अब पूछेगी ठीक है प्रियंका जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, तौसीफ अहमद खान, उस पर एक रिएक्शन आपका जरूरी हो जाता है, उसके बाद मैं अभिषेक का रुख करूंगा। क्योंकि देखिए, कहा यह जा रहा है कि आप लोग ट्रैप में फंस चुके हैं। अब ममता बनर्जी भी वही कर रही है जो बीजेपी चाहती है, कि यानी खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश। नहीं, देखिए, बड़ा हिंदू और छोटा हिंदू नहीं, ममता बनर्जी ने एक वर्ड बोला था
कि हिंदू कार्ड मेरे साथ मत खेलो। हाँ। मैं हिंदू धर्म में तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ और हिंदू का एक ड्यूटी होता है ह्यूमैनिटी के प्रति, तो तुम हमें हिंदुत्व कार्ड मत सिखाओ। ये ममता बनर्जी ने कल कहा था रैली में, तो ये उनके लिए बीजेपी वालों तो यही हो गया ना, फिर चुनाव का डिस्कोर्स ये हो गया कि कौन बड़ा और कौन अच्छा हिंदू है। नहीं, चुनाव का डिस्कोर्स ये हो गया है कि धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ कौन बनाता है। इतने आप देखिए, कोई जा करके किसी का खून कर दे और उसके बाद भगवान का नाम लेकर के अपने आप को जस्टिफाई कर दे, इसी बात का तो विरोध है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में जा करके आज नॉमिनेशन के दौर में आपने देखा कि हजारों हजार लोग उनके साथ थे। उन्होंने क्या लोगों को बात बताया कि इस नंदीग्राम से संग्राम शुरू हुआ था, जमीन किसान की लड़ाई शुरू हुई थी कि किसान का जमीन वापस दो। जैसे ही ममता बनर्जी की गवर्नमेंट बनी तो ममता बनर्जी ने कानून लाया, कानून ला करके सारे लोगों को, सारे किसानों का जमीन वापस किया। हाँ। फिर क्या हुआ, वो उसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार ममता बनर्जी की जीत हुई। तो जो वादा वहां के लोगों के साथ था कि उनका जो है जमीन उनको वापस किया जाएगा, ममता बनर्जी ने उनका अपना वादा पूरा किया। ठीक है अभिषेक उपाध्याय, लेकिन जो सवाल मैंने किया कि क्या वाकई आपको भी वहां पर नंदीग्राम में मौजूद होकर, और इतने दिनों से आप बंगाल में मौजूद हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई चुनाव का डिस्कोर्स जो है वो हिंदू मुसलमान पर आकर अटक गया है? 10 साल सरकार ने क्या काम किए क्या नहीं किए उसकी चर्चा कम, हिंदू मुसलमान ज्यादा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 100% यही हुआ है कि नैरेटिव चेंज हो गया है, जमीन का डिस्कोर्स चेंज हो चुका है, यही बातें हो रही हैं। और इन बातों का काउंटर करने का तरीका भी उसी अस्त्र से ढूंढा जा रहा है, जिस अस्त्र का इस्तेमाल बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। हाँ। उसी अस्त्र से उसकी काट ढूंढी जा रही है और वही काम टीएमसी की ओर से भी किया जा रहा है। और उसके पीछे जो आपने अभी इक्वेशन यहाँ का बताया है, यहाँ की जो डेमोग्राफी आपने बताई है, वो इक्वेशन है कि यहाँ पर परसेंटेज किसका कितना है, और अगर वो परसेंटेज लामबंद हो जाता है तो फिर तो इक्वेशन बदल जाएगा। तो इसीलिए उसकी काट उसी तरह से ढूंढी जा रही है। तो जमीन एकदम तैयार है, और जमीन एक ही जमीन पर आप मान लीजिए कि दोनों ही पार्टियां खड़ी हैं, जमीन समतल है, कहीं भी कोई ऊंचाई और नीचाई या किसी दूसरे टीले पर नहीं है। हाँ। एग्जैक्टली एक ही तरह की जमीन है वो। और अब ये जो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि उन अस्त्रों की तादाद बढ़ रही है। एक बयान आता है, इधर से 4 बयान आते हैं, लेकिन उसी किस्म का आता है, उसी विचारधारा का आता है। ये बात बिल्कुल सही है कि उसी तरह के अस्त्र शस्त्रों से जवाब देने की कोशिश भी की जा रही है। और टीएमसी और बीजेपी क्यों, ममता बनर्जी ने जो चंडी पाठ किया उस पर कांग्रेस पार्टी भी अटैक करती हुई ये नजर आती है। कहती है कि बीजेपी के डर से, बीजेपी से बड़ी हिंदूवादी बनने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। और गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं ये जरा अब आपको सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि हार के डर से दरअसल नर्वस हो गई है ममता बनर्जी। ममता को समझ में नहीं आ रहा है कि वो मंदिर जाए या मस्जिद जाए। ममता चुनावी हिंदू हैं, ये कहा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। बारे मोदी जी, आपने कमाल कर दिया। जो लोग कल तक मस्जिदों में टोपी लगा करके सर झुकाते थे, उन्हें मैंने देखा गुजरात के चुनाव में मंदिर मंदिर जाते, कोट पे जनेऊ पहने हुए। वाहरे मोदी। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह, सबको आपने मंदिर जाना सिखा दिया, मंत्रोच्चारण सिखा दिया। बहरहाल 2019 लोकसभा चुनाव में क्या गणित रहा था ये जरा हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या तस्वीर निकलकर सामने आई थी बंगाल से, उस पर एक नजर डालते हैं। टीएमसी के खाते में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब इतना हो रहा है तो हिंदू और मुस्लिम वोट परसेंटेज कैसी रही थी आपको बता रहे हैं। टीएमसी के खाते में 32% हिंदू वोट बैंक गया था, जबकि बीजेपी के खाते में 57% हिंदू वोट गए थे, अन्य के खाते में 11%। वहीं मुस्लिम वोट बैंक पर अगर आप नजर डालिए तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 4% मुस्लिम वोट आए थे, और टीएमसी के खाते में 70% मुस्लिम वोट आए थे, और अन्य के खाते में 26%। लेकिन इस बार ये जो 70% का आंकड़ा, इसके कई दावेदार पैदा हो गए। एक तो वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, फुरपुरा शरीफ वाले, आईएसएफ उन्होंने बना ली, और लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी तो हैं ही।
इसलिए भी प्रदीप सिंह जी मुश्किल खड़ी हो गई क्या ममता बनर्जी के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का संग्राम लड़ा, जीता और सत्ता में आई। उस समय जो उनकी लड़ाई थी उसको पूरे देश ने सराहा, लेकिन वो सेनापति थी उस लड़ाई की। उस लड़ाई में जो जमीन पर काम करने वाले सिपाही थे उनमें शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े थे, सबसे प्रमुख भूमिका उनकी थी। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने ये गलत कदम उठाया, को नंदीग्राम नहीं आना चाहिए था। नंदीग्राम आने से उनके क्या हुआ, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की लड़ाई जो है प्रदेश की लड़ाई पे भारी पड़ गई। आप देखिए, पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश का मीडिया, विदेशी मीडिया, सबकी निगाह नंदीग्राम पर है। उनको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, बजाय ये थोड़ा लो प्रोफाइल अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती तो शायद बिल्कुल। और इसकी वजह से ममता बनर्जी को, क्योंकि वो भी जान रही हैं कि मुकाबला टफ हो सकता है, इसलिए 1 महीने तक कैंप भी करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सिंह जी आपका, तौसीफ साहब आपका और प्रियंका टिब्रेवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक उपाध्याय लगातार नंदीग्राम से पल पल की अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।